एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा कर रहे हैं जो ईमानदार अधिकारी है वो सरकार और राजनेता पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और फायदा राजनेता और सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं उन्हें मिलता है। आप उत्तर प्रदेश की मिसाल अगर देखें, अब तक अगर अखिलेश सरकार के रुख को देखें तो आपको समझ में बिल्कुल साफ आ रहा होगा कि इस सरकार की सोच क्या है। आप हरियाणा सरकार के रुख को देखें तो भी समझ में आ जाएगा। आप देखें, सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई, किसने किया, क्यों किया, सब जानते हैं। ईमानदार अधिकारी होने के कारण उनकी हत्या हुई। अगर वो बेईमान होते तो शायद उनकी हत्या नहीं होती। नरेंद्र कुमार आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश में, यही सेंड माफिया ने उनकी हत्या कर दी। आप देखिए एसपी महंतेश थे, उनकी हत्या की गई थी। नदीम अहमद सैयद थे, उनकी हत्या की गई थी। कई लोगों ने अपनी जान, यहां तक कि उनकी जान चली गई और सिर्फ इसलिए कि वो ईमानदार थे। कई आज भी अधिकारी हैं जो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई तो उसको भी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। ये जो स्थिति है पुष्पेंद्र, और आप उत्तर प्रदेश सरकार को देखें, दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में जब मीडिया लगातार इस खबर को उठाया तो वो कहते हैं, उनका सोच देखिए, उनकी समझ देखिए, आखिर क्या है, क्या सोच, इसको कैसे इससे ये जो बड़ी समस्या है। नहीं देखिए दिलीप, एक चीज इसमें, इसको मैं समस्या इसलिए नहीं मानता कि जो बात अभी अवधेश जी कर रहे थे, खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आप इसकी लार्जर पिक्चर भी देखें। पूरे उत्तर प्रदेश में दुर्गा नागपाल निकल के आती है जी। हिमाचल प्रदेश में यूनुस निकल के आते हैं। हरियाणा में हमें अशोक खेमका की शक्ल नजर आती है। राजस्थान में पंकज चौधरी नजर आते हैं। ये मैं चंद नाम ले रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जिस दिन भी इस देश की ब्यूरोक्रेसी दुर्गा नागपाल हो जाए, पंकज हो जाए, दमयंती हो जाए, ये जिस वक्त भी हो जाएगी, ये राजनेता जो है ना अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक बहुत बड़ा दल हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी का इन नेताओं की चापलूसी भी करता है। एक पार्टी गई तो वो दूसरी पार्टी की चापलूसी करता है, वो दूसरी चली गई तो वो तीसरी की करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस दिन भी ये मेजॉरिटी खड़ी हो जाएगी, देश ये चला रहे हैं, नेता कुर्सी पे आता है, 5 साल बैठता है, चला जाता है। नहीं, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। और ये जो एरोगेंस है, ये जो लोगों को पता है कि नेता, इसको जो मनचाहा आदमी है इसको वहां ट्रांसफर कर दो, इसको क्रीम पोस्ट पे भेज दो, इसको सजा के तौर पे पुलिस लाइन में हाजिर कर दो, और इन्हीं वजह से जो पूरी राजनीति का सत्ता तक पहुंचने का सफर है उसमें कहीं मूल्य नहीं है। उसमें चोर हो, डकैत हो, कम्युनल लीडर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, भीड़ इकट्ठी करे, जिता दे, सीटें बना दे, आपको सत्ता तक पहुंचा दे। फिर उन लोगों के सामने इस बात का मतलब नहीं होता कि आईएएस जूते पहुंच रहा है। आईएएस को भरी मीटिंग में आप स्टूपिड बदतमीज कह दें, आप उसका मजाक उड़ाएं, आप दुर्गा के बारे में टेलीविजन पे मक्कारी भरे अंदाज में यह कहें कि दुर्गा को इस मीडिया ने दुर्गा जी बना दिया। तो आजम खान से भी लोगों को पूछना चाहिए कि मोहम्मद आजम खान को इस मीडिया ने मोहम्मद साहब क्यों बना दिया है? क्या ये मोहम्मद साहब है मुसलमानों का? इससे नहीं पूछ सकता कोई भी आदमी। अगर ये किसी एक धर्म की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए मक्कारी के अंदाज में कहेगा कि दुर्गा को दुर्गा जी बना दिया है, तो फिर दूसरे पक्ष को भी यह पूछने का अधिकार है कि मोहम्मद आजम खान मोहम्मद साहब है क्या? ये रामपुर के अंदर आप एक मदरसा तुड़वाएंगे, रामपुर के अंदर एक दलित राइटर को पकड़वा लेंगे। नहीं, सवाल ये दिलीप बात ये है कि देखिए, बात ये है कि जब तक जिन लोगों को वो धर्म की आड़ ले, वो जात की आड़ ले, आप ही की बात पे आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिलीप, जब आप इन नेताओं को खुला छोड़ देते हैं और इन नेताओं को कोई काउंटर नहीं करता, तो ये अपनी उस जिसको कहते हैं ना, अपनी उस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। आजम खान जिस तरीके से 1965 में भाग के आया रामपुर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, और जो इसकी पूरी राजनीति है उस सबको हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। ये इसने कोई पहली बार इस तरीके का कटाक्ष नहीं किया है। ये वही आदमी है जिसने एक आगे भारत माता डाइन है और कितने मुसलमानों का खून पिएगी, ये कम्युनल पॉलिटिक्स करता है। मैं कह रहा हूं ओवरटोन आप किस तरीके से देते हैं, आप काउंटर नहीं करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं मोहम्मद आजम खान क्या चीज है? पूछे मोहम्मद आजम खान क्या चीज है? रामपुर के अंदर इसके बारे में एक आदमी ने लिखा, उसको आपने जेल करा दिया। सवाल यह है, क्या कहते हैं कि कोई काउंटर क्यों नहीं करता ऐसे लोगों को? पुष्पन, जो सवाल है, तो आप करप्शन के दूर आप ये बताएं, ईमानदारी, अखिलेश सरकार, मुलायम सिंह,
दोनों की इतनी हट और इतनी ईगो हाई हो गई है कि वो एक मान ईगो हट, ये ईगो का सवाल है क्या? ईगो का सवाल है या उनको व्यवस्था में जो सवाल ये है कि राजनेता या सरकार पर इसलिए भारी पड़ रहे हैं कि सरकार चलाने वाले और जो राजनेता है इनमें ईमानदार लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिनके हाथ में सत्ता जा रहे हैं वो ईमानदार नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति अगर उसके सामने खड़ा होता है कोई काम, वो खुद ईमानदार नहीं, अब दुर्गा शक्ति नागपाल जो थी वो सेंट माफिया भाटी साहब जिन्होंने कहा कि 41 मिनट में हमने उनको पैदल कर दिया। तो ये जो स्थिति है ये है क्यों स्थिति है, इसका निदान क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपके उस बात का उत्तर दूंगा जो आपने कहा कि ये ईगो बना लिया है। क्या पहले चरण की बहस में हम लोगों ने कहा कि आज इनमें इतनी भी गैरत नहीं बची है कि अगर कोई गलती हो गई है जो जनता की नजर में आ गई है तो उसका परिमार्जन करने की स्थिति करे, और वहां यहां ईगो का प्रश्न बन जाता है एक गलती को। इसलिए सुनिए ना, अभी वो ईगो का है, लेकिन मेरा सवाल है कि समझ गया ना, पीछे के सवाल पर अब आ रहा हूं। इसलिए आज वो ईगो बना लिया है उसने गलत चीजों को, लेकिन लोगों के बीच में मैसेज तो गलत जा रहा है। मैं वही तो दे उनको 5 साल बाद चुनाव नहीं बची। आज की राजनीति में गैरत नहीं बची है, इसीलिए मैसेज गलत जा रहा है। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं। देखिए, पहले एक बात का तो मैं इनका समर्थन करूंगा कि मैं निजी तौर पर नौकरशाही तंत्र के पक्ष में नहीं हूं। नौकरशाह कोई संस्कार से है तभी वो लोकतांत्रिक होगा, वो अपने को लोक सेवक मानता है, नहीं तो ज्यादातर तानाशाह होते हैं, वो लोक मालिक की भूमिका में रहते हैं। अपना पद, अपनी प्रोन्नति, अपना पैसा, उसके लिए जैसा इन्होंने कहा कि राजनीति बदलने पर बहुत सारे लोग बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे आते हैं जो देश सेवा की भावना से आते हैं कि हम नौकर साहब बनेंगे। हम लोगों के को भी एक समय होता था कि आईएएस बनेंगे तो देश की ऐसी सेवा करेंगे, ऐसा काम करेंगे। तो आज जो कई बार आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मुझे कई नौकर साहब मिलता है, वो कहता है कि भैया नरेंद्र मोदी आएगा तभी हम लोगों से काम करा पाएगा। वो नौकर साहब को बढ़ावा देता है। तो ये आज जो हालत ये हो गई है अपने देश में कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी राजनीति और सत्ता जो है वो सत्ता और पूंजी साह माने नेताओं और पूंजी साहों के बीच का, नेताओं और माफियाओं के बीच का, नेताओं और छोटे छोटे ठेकेदारों के बीच का एक दुर्भी संधि हो गई है। ये दुष्चक्र एकदम बना हुआ है। इसीलिए इसमें ईमानदार काम राजनीति में नहीं, अभी और एक पूरी बात नहीं कर रहा हूं। राजनीति में जो है आप देखेंगे नीचे से ऊपर तक जो पद इस समय मिल रहा है उसमें अब जनता के बीच से संघर्ष करके आए हुए लोग नहीं है कि ऐसे ब्यूरोक्रेट के साथ खड़े होंगे। वो केवल सत्ता को अपनी संपत्ति और सम्मान के मान के आए हैं, वो इसके विरुद्ध में ही खड़ा होंगे। जिस आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं उसको उसमें लाभ है, और नेताओं को भी चूंकि उसी नीचे से ऊपर तक उन्होंने निहित स्वार्थियों का तब तो खड़ा कर दिया है। मेरा जो सवाल है, आप एक चीज देखें कि जो अधिकारी, मैं समझ गया हूं, जो ईमानदार अधिकारी ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे वो दुर्गा शक्ति नागपाल हो, चाहे अशोक खेमका हो, चाहे पूनम हो, चाहे विकास कुमार हो, चाहे अन्य समित शर्मा हो, तमाम लोग हैं जिनको खमियाजा भुगतना पड़ा। हु हैज बीन, मतलब उनको ईमानदारी की सजा उनको, लेकिन समाज में ईमानदारी की सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, लोग देखते हैं आज दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में लोगों की क्या राय है, सरकार की क्या राय है, राजनेताओं की क्या राय है उत्तर प्रदेश में, खास करके जो अभी रूलिंग क्लास वहां पे है, जो रूलिंग। आप ये देखिए कि लोग ये मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार, सैंड माफिया के खिलाफ लड़ रही थी, आपने उनको एक बहाना बना के सस्पेंड कर दिया। अखिलेश सरकार इस पे विचार करने तक के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, इस पे सोचने का तैयार नहीं है। उसको चार्जशीट दे दिया, तो ये जो उनको तो वोट लेने जा रहे हैं, पूरा कर लो ये वो उसको। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसको दुर्गा या किसी को मैं यहां ईमानदारी की सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, मैं नहीं जानता हूं जितनी चीजें मैं, लेकिन जो कुछ इस समय सामने आया है